नमस्कार बच्चों, मैं कविता पाठक कक्षा नवम के विद्यार्थियों के लिए आज वाक्य विचार लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले आज हम वाक्य की परिभाषा को जानेंगे। सार्थक पदों या शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के द्वारा एक अर्थ या एक पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति होती है। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है। शिक्षितों की वाक्य रचना व्याकरण के नियमों से अनुशासित होती है, अर्थात वाक्य एक या एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। भाषा की इकाई वाक्य है। छोटा बालक चाहे वह एक शब्द ही बोलता हो, उसका अर्थ निकलता है तो वह वाक्य है। वाक्य रचना में प्रयुक्त सार्थक पदों के समूह में परस्पर योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति या निकटता का होना जरूरी है, तभी वह सार्थक पद समूह वाक्य कहलाता है। अलग अलग विद्वानों ने वाक्य को परिभाषित करते हुए कहा है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्य स्यात् योग्यताकांक्षा सन्निधि युक्तः पदोच्यः, अर्थात जिस वाक्य में योग्यता और आकांक्षा के तत्व विद्यमान हो वह पद समुच्चय वाक्य कहलाता है। इसी प्रकार महर्षि पतंजलि ने वाक्य को परिभाषित करते हुए कहा है, पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। प्रोफेसर देवेंद्र नाथ शर्मा जी के अनुसार भाषा की न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। कार्ल एवं सुडन वाक्य बोली का एक अंश है, अर्थात श्रोता के समक्ष अभिप्रेत को जो सत्य है प्रस्तुत किया जाता है। वाक्य के तत्व विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। वाक्य में अभिव्यक्ति का तत्व होना आवश्यक है। जिस प्रकार वाक्य में ध्वनि तथा लिपि उसके बाह्य रूप अर्थात शरीर हैं, अर्थ उसके प्राण हैं। शरीर व प्राण की तरह वाक्य में अर्थ तत्व ध्वनि तत्व का होना आवश्यक है। वाक्य में शब्दों का उचित क्रम होना चाहिए। वाक्य के अंग वाक्य विन्यास करते समय जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त रहते हैं। इसलिए वाक्य के दो अंग या घटक माने जाते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति के संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। अतः काम के करने वाले कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है। उद्देश्य प्रायः संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द होते हैं। कहीं पर क्रियार्थक शब्द भी उद्देश्य का अंश बन जाता है। जैसे पहला उदाहरण, रमेश गांव जाएगा। प्रथम वाक्य में गांव जाने का कार्य रमेश कर रहा है, अतः रमेश उद्देश्य है। दूसरा उदाहरण, अभिमानी का सर्वत्र आदर नहीं होता। दूसरे उदाहरण में अभिमानी का आदर न होना वर्णित है। इसमें अभिमानी विशेषण पद उद्देश्य है। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण, घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। तृतीय उदाहरण में घूमना क्रियार्थक शब्द है जो कि वाक्य में उद्देश्य अंश की तरह प्रयुक्त है। अब बारी आती है उद्देश्य का विस्तारक। वाक्य में उद्देश्य अर्थात कर्ता के साथ जो शब्द उसके विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं वे उद्देश्य के विस्तारक या पूरक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, लोभी व्यक्ति दुखी रहता है। इस वाक्य में लोभी शब्द व्यक्ति का विशेषण है, इसलिए यह कर्ता अर्थात व्यक्ति का पूरक पद है। इस प्रकार उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार दोनों आते हैं। वाक्य में उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य में क्रिया और उसका पूरक विधेय होता है। जैसे आदमी जा रहा था, वह पढ़ते पढ़ते सो गया। गीता लिखती है। इन वाक्यों में जा रहा था, सो गया और लिखती है विधेय अंश है।
इनसे उद्देश्य के कार्य का ज्ञान होता है। उद्देश्य की भांति विधेय का विस्तारक। वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने वाले पदों को विधेय का विस्तारक कहते हैं। कभी कभी क्रिया के विस्तारक के साथ कुछ पूरक पद भी आते हैं जो कि कर्ता कारक को छोड़कर अन्य विभक्तियों के होते हैं। उनको भी विधेय के पूरक एवं विस्तारक भाग में रखा जाता है। उदाहरण के लिए, पुस्तक मेज के ऊपर रखी है। इस वाक्य में रखी है विधेय है तथा मेज के ऊपर विधेय का पूरक या विस्तारक है।